रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में हम एक खास श्रृंखला कर रहे हैं, कहानियां पैरालंपियंस की। यह सेगमेंट हम डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज MSJ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जिन्होंने आर्चरी में भारत के लिए मेडल्स जीते हैं। हमारे साथ आज के शो में राकेश कुमार जी रहेंगे और साथ ही साथ शीतल देवी जी रहेंगी। शीतल देवी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके दोनों हाथ नहीं है, वो लेग्स के साथ आर्चरी करती हैं। दोनों ने भारत का नाम रोशन किया है, इस बार मेडल्स जीते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई रेडियो उड़ान की टीम की ओर से, तमाम लिसनर्स की ओर से, और साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। जय माता दी सर, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। राकेश जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं और थोड़ा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी कारपेंटर थे, जिनका अभी 2 साल पहले देहांत हो गया था। और मेरी डिसेबिलिटी सर, मेरे को स्पाइनल कार्ड इंजरी है। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जम्मू से कटरा आते टाइम, और उसके बाद मैं पैरालाइज हो गया था। इलाज वगैरह अपना सब कराया, लेकिन कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। तो 2017 में मैं आर्चरी में आया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी जून 2017 को। और वहीं पे मेरी मुलाकात मेरे कोचिज श्री कुलदीप कुमार वेदवान और श्रीमती अभिलाषा चौधरी जी से हुई, जिन्होंने मुझे आर्चरी के लिए मोटिवेट किया और मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं आज इस मुकाम पे आपके सामने पैरालंपिक पेरिस में मेडल लेके बैठा हूँ। बिल्कुल। शीतल जी, अपने बारे में बताएं थोड़ा और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। मैं बताऊं, पहले तो मैं गांव में होती थी। हम बहुत मिडिल फैमिली से हैं और 3 साल ही हुए आर्चरी में मुझे अभी। पहले मैं स्कूल जाती थी, कुछ नहीं करते थे हम पहले, और स्कूल पढ़ते थे। और जब से मैं आर्चरी में आई हूँ तो बिल्कुल लाइफ बदल गई है। बिल्कुल जी जी। बस सर, और अच्छा लग रहा है सर। अब हम अपने देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। अभी हमने पैरालंपिक्स में, पहला पैरालंपिक्स था मेरा, उसमें हमने मेडल जीता मिक्स टीम में। बहुत ही खुशी है सर हमें। अपनी डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बचपन से ही ऐसे ही हूँ। बचपन से ही मेरे दोनों हाथ नहीं है, बट कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये कैसे, मतलब बाय बर्थ ही ऐसे था या कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? नहीं सर, बाय बर्थ ही ऐसे ही है। तो बहुत ही बढ़िया शीतल जी, आपके जज्बे को सलाम, और बहुत कुछ आज के शो में सीखने को मिलेगा हमारे लिसनर्स को भी। राकेश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार पैरालंपिक में आपका? सर, ये मेरा दूसरा पैरालंपिक है। मैं टोक्यो 2020 में भी पार्टिसिपेट मैंने किया था, वहाँ पे मैं 6th रैंक पे रहा था। और जब मैं टोक्यो में खेला तो सर मुझे ये समझ में आ गया था कि जितनी मैं टोक्यो में मेहनत करके गया था उतनी मेहनत काफ़ी नहीं है। मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा ग्राउंड पे अपना पसीना बहाना होगा, कि जिससे कि मैं आने वाले पेरिस में मेडल जीत सकूं। और इस बार का
पेरिस में मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मैं इंडिविजुअल में भी टॉप 4 में गया, ब्रॉन्ज मेडल हारा मैं, हार्ड लक था मेरे लिए, लेकिन मिक्स टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये कंपाउंड इवेंट में भारत के लिए पहला मेडल था। इस बात की काफी खुशी है कि हम ये हिस्ट्री बनाने में कामयाब रहे। हमने सुना कि श्राइन बोर्ड ने आपको काफी मदद की है फाइनेंशियली भी, आपके पास उतने पैसे नहीं थे ट्रेनिंग करने के लिए, क्या ये जी सच है? कैसे आप इसको बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? जी जी सर, बिल्कुल। जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था तो सर ये आर्चरी कॉस्टली गेम है, लोअर मिडिल क्लास के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 2017 से लेके अब तक जो भी इक्विपमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मुझे प्रोवाइड करवाया है। और 2019 से लेके 2023 तक 23 दिसंबर तक मेरा जो है वो स्कॉलरशिप श्राइन बोर्ड में चलता रहा है। और अभी 2023 दिसंबर में मैं श्राइन बोर्ड ने मुझे एज ए असिस्टेंट कोच, आर्चरी कोच यहाँ पे अपॉइंट भी किया है और मैं 1 जनवरी 2024 से यहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, जो श्राइन बोर्ड फैमिली है हमारी, उसके साथ परमानेंटली जोड़ लिया। शीतल जी, हमारे एरिया में ज्यादा डिसेबिलिटी को लेके अवेयरनेस नहीं है। जम्मू हो गया या पंजाब हो गया, यहाँ से बहुत कम लोग निकलते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आप उनमें से एक शाइनिंग स्टार हैं। आपके दोनों हाथ नहीं हैं, आप आर्चरी भी टांगों से करती हैं। तो जब आप पैदा हुई उसके बाद सोसाइटी का क्या नजरिया था और कैसे आपका आर्चरी में आना हुआ और कैसे आप दोनों हाथों के बिना मैनेज करती हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे हाथ नहीं है और वो बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है लाइफ में। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि अपनी जर्नी शेयर करें। जब मैं पैदा हुई थी तो तब मुझे तो इतना याद नहीं है, बट मेरे मम्मी पापा को लोग सुनाते थे कि क्या करेगी, अब इसके दोनों हाथ नहीं है और ऊपर से लड़की है, ताने मारते थे और मम्मी पापा परेशान होते थे। बट अब मेरी फैमिली ने कभी मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि तू अलग है सबसे, और सब फैमिली का प्यार मुझे बहुत रहा है और मुझे भी कभी ऐसा सोचने को मिला ही नहीं कि मैं अलग हूँ, मेरे दोनों हाथ नहीं या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। स्पोर्ट्स में मैं आई, मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था पहले, और मैं बैंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए और वहाँ पे प्रीति दीदी मिली जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया और तब से वहाँ पे मेरे जैसे लोगों से मिलाया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे जैसे लोग भी हैं, तो उन्होंने मिलाया और उन्होंने भी मुझे बताया स्पोर्ट्स के बारे में। और उसके बाद मैं आई श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। यहाँ पे कुलदीप सर और अभिलाषा मैम मिले मुझे और उन्होंने मुझे आर्ची में जब यहाँ पे आई मैंने आर्ची देखी, यहाँ पे सब दोनों हाथों से करते थे और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट उस मुश्किल को सर ने आसान किया मेरे लिए और धीरे धीरे मैं सीख पाई और सबसे अच्छा ही हो रहा है आज तक। माता रानी का आशीर्वाद भी है। जो आपका कंपटीशन होता है तो उसमें जो सारे बच्चे होते हैं उनके भी हाथ नहीं होते, या आपको सबके साथ ही compete करना पड़ता है? नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे दोनों हाथ नहीं है, बाकी सबके हाथ हैं, उनके साथ ही compete करना पड़ता है। तो क्या ये कुछ नेगेटिव आपको लगता है कि अगर बाकियों के पास ये हाथ हैं और मैं टांगों से कर रही हूँ, तो उसका कुछ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता है, या नहीं आप इक्वल ही मानती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनके दोनों हाथ है और मैं खेल नहीं पाऊँ उनके साथ। मुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बस मुझे भी इनके साथ खेलना है, उनको हराना है और मुझे मेडल जीतना है। ऐसा मुझे कभी हुआ ही नहीं। सर अ, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा शीतल के जी सवाल के जवाब में कि जो हमारे कोच हैं श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी, उन्होंने कभी हमें पैरा समझा ही नहीं है जो हमारी कैटेगरी है। जब से हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ कटरा में आर्चरी शुरू की है और सीनियर के एबल बॉडी के जितने भी नेशनल्स होते हैं जी उन सब में मैं और शीतल पार्टिसिपेट करते हैं। पहले मैं करता था अकेला, अभी शीतल आ गई है, तो हम दोनों एबल बॉडी के नेशनल्स, एनआरटीज या जो भी कंपटीशन एबल बॉडी में होते हैं उन सब में हम लोग compete करते हैं उनके साथ। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग भाई ये लोग खड़े होके चलाते हैं, या शीतल को ऐसा नहीं लगता कि वो लोग हाथ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमें कभी ये चीज सिखाई नहीं हमारे कोचेज ने।
अच्छा, आर्चरी ही क्यों आप लोगों ने चुना? सर इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब हमने स्टार्ट किया था तो ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर जम्मू कश्मीर में शायद अभी भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्रिकेट या श्रीनगर में अगर आप चले जाओ तो फुटबॉल ही ज्यादा फेमस है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 2017 के जो सीईओ थे यहाँ पे आईएएस श्री अजीत कुमार साहू जी, वो एक आर्चरी प्लेयर थे और उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम क्योंकि बना हुआ था 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो उसके बाद यहाँ पे 2-3 गेम्स जो है वो होती थी, एथलेटिक है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, लेकिन आर्चरी नहीं थी। तो अजीत कुमार साहू सर ने ही यहाँ पे आर्चरी स्टार्ट करवाई थी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज हमारे पास मतलब 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल हैं हमारी एकेडमी के पास। और बताना चाहूंगा सर के दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पैरालंपिक, वो मेडल भी आज हमारी एकेडमी के पास है। तो मैं इसके लिए श्री अजीत कुमार साहू जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये पौधा यहाँ पे लगाया और आज ये इतना बड़ा वृक्ष बन गया है। अब तो आप दोनों सेलिब्रिटी बन गए हैं, कैसा लगता है आपको? हर तरफ आपके चर्चे हो रहे हैं, आप ट्रेंड कर रहे हैं शीतल जी, और आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, इंस्टा पे ट्रेंड कर रहे हैं, हर जगह से मुबारकें आ रही हैं, लोग डांस करके आपका स्वागत कर रहे हैं और हर जगह जम्मू जम्मू हो रहा है, आपके रीजन का नाम हो रहा है, आपके कोचेस का नाम हो रहा है, फैमिली का नाम हो रहा है। और तो ये बड़ी रेयर मोमेंट्स होती है और बहुत कम लोगों के हाथ में आती है एज ए डिसेबल। तो इस स्टेटस को आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए सर, ये काफी हमारे लिए मतलब ऐसा है कि जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा सर कि हमारी स्टेट के, हमारे देश के जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगन भाई बहन हैं, मैं चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ के आगे आए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और ताकि वो भी अच्छा खेल के देश के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल ला सके। हमें काफी खुशी होती है सर कि आज अगर हम कहीं बाजार सिटी में ही निकल जाएं तो लोग हमें पहचानते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारे कोचिस का की मेहनत का नतीजा है कि वो लोग हमें पहचानते हैं सर। बिल्कुल। शीतल जी, मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा बताएं अपना एक्सपीरियंस, ये स्टेटस कैसे एंजॉय कर रही हैं आप? बस मैं क्या ही बताऊँ, राकेश भाई ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। हम भी यही कहना चाहेंगे कि और बच्चों को आना चाहिए स्पोर्ट में और खेले, ताकि आने वाले समय पे वो भी अपना देश का नाम रोशन करे। राकेश जी और शीतल जी, वन बाय वन आप दोनों से जानना चाहता हूँ, चैलेंजेस क्या आते हैं एक आर्चरी प्लेयर के लिए? इस बार तो कमाल किया, हरविंदर जी ने भी मेडल जीता, उनसे भी मैंने इंटरव्यू जी। की, तो आप लोगों का भी आया। तो जिस स्पोर्ट्स को बहुत कम लोग जानते थे इवन मेन स्ट्रीम में भी, तो आपने उसको मेन स्ट्रीम कर दिया पूरे स्पोर्ट्स को। आर्चरी में अगर जो मेन स्ट्रीम प्लेयर है वो भी इंडिया में इक्का दुक्का ही है ना, तो आर्चरी इस बार जो आर्चरी हुआ तो पहली बार बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने सोचा कि अच्छा ये वाला स्पोर्ट्स भी ऐसा है, तो उसको भी आप लोगों ने मेन स्ट्रीम कर दिया। तो चैलेंजेस क्या आते हैं एक आर्चरी प्लेयर के लिए? मैं पैरा की बात कर रहा हूँ। सर जहाँ तक पैरा की बात है, जो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम व्हीलचेयर पे हैं तो हमें एक अच्छी व्हीलचेयर चाहिए। अच्छा इक्विपमेंट तो चाहिए ही, लेकिन एक अच्छी व्हीलचेयर चाहिए। और दूसरा सर, पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए एक आप ये मान के चलिए कि एक बैरियर होता है, जिसको पिछली बार ही हमारे भाई, जैसे आपने नाम लिया हरविंदर सिंह जी ने, पिछली बार ही तोड़ दिया था। उन्होंने पिछली बार टोक्यो में ब्राउज जीता था। ब्राउन मेडल लिया था और उनको देखते हुए, क्योंकि वो हमसे काफी सीनियर है, हम लोगों ने आर्चरी उनको देख देख के इंटरनेशनल कंपटीशन उनके साथ खेल के अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है। तो ये सर थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ी सी स्टार्टिंग में अगर हेल्प मिल जाए तो ज्यादा चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन जैसे अगर हम दोनों अपनी बात करें तो हमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर वो फैसिलिटी मुहैया कराई गई है जिसकी हमें जरूरत थी, ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े हैं। और दूसरा सर, आप सिर्फ, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक प्लेयर की डेडिकेशन आपको आगे लेके नहीं जाती, आपके पीछे खड़े होने वाले आपके जो कोच हैं उनकी भी डेडिकेशन इसमें बहुत ज्यादा काम में आती एब्सोल्युटली है। यस, बिल्कुल। और हमारे जो कोचिस हैं, मेरे और शीतल के, श्री कुलदीप कुमार बेदवान और श्रीमती अभिलाषा चौधरी जी, वो इतने डेडिकेटेड हैं कि आप ये मान के चलिए कि 2017 से जब तक मैं टोक्यो पैरालंपिक खेला नहीं था, मेरे कोच ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी।
जी। और वो इसी तरह से काम करते हैं और उन्होंने हमें भी इसी तरह से मोटिवेट किया है कि हमें प्रैक्टिस अपनी हर दिन करनी है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेशन डेली चलता है, साल के 365 दिन चलता है, जो हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। ऑसम सर। शीतल जी, आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं? सर मेरे लिए कुछ चैलेंज नहीं है। अ, तो आर्चरी मतलब शुरू से ही आपको कुछ चैलेंज नहीं आया, तो यू एंजॉय दिस गेम। हाँ जी, जी सर। तो शीतल जी, वो हमने सुना है आनंद बिंद्रा साहब आपके बहुत बड़े फैन हैं, अब आप मोदी साहब से भी मिले हैं आप लोग, तो जी। कैसे इंटरेक्शन हुई आपकी मोदी साहब के साथ और क्या बातचीत हुई आप लोगों की? सर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमेशा ही स्पोर्ट्स के प्रति एक बढ़िया रुझान रहा है। उन्होंने हमेशा हमें जाने से पहले, चाहे वो टोक्यो पैरालंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम 2022 हो, या पेरिस पैरालंपिक हो, जाने से पहले हम लोगों से बात की है, हमें मोटिवेट किया है और हमें हमेशा उन्होंने खुल के खेलने के लिए प्रेरित किया है। और जैसे ही हम लोग वापस आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो यही बात होती है कि हम कैसा खेले, कितना अच्छा खेले। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, जैसे ही किसी भी एथलीट का मेडल आता है, जैसे हमारा ही मेडल आया था दोनों का, तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी से हमारी फोन पे बात हुई थी, तो फोन पे भी उन्होंने हमें बधाई दी। तो ये एक अच्छा संकेत जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जाता है कि लोग मेहनत करें, और इसलिए भी मेहनत करें कि वो देश का नाम रोशन कर सकें, और दूसरा इसलिए भी मेहनत करने का दिल करता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी से हमें मिलने का मौका मिलता है। और इस बार तो सर हमने पीएम का मतलब ही बदल दिया है। पीएम का मतलब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारे लिए पीएम का मतलब परम मित्र है। बढ़िया। तो ये एक अच्छी बात हो गई। जी। शीतल जी, क्या इंटरेक्शन हुई आपकी पीएम साहब के साथ? देख सर कि जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कि बहुत ही खुशी होती है। पहले तो हम उन्हें सिर्फ फोटो में देखते थे, फोन में देखते, तो आज उन्हें फेस टू फेस देखते हैं, बात करते हैं। और जब भी हम मेडल लाते हैं और तब भी उनके पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, और वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं हमें। अब ये बताएं राकेश जी और शीतल जी कि जी। आपको क्या लगता है कि कितना लोगों का नजरिया बदलता है जब इस तरह से अवेयरनेस होती है, जब इस तरह से मेडल आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहता है, जो आपको लगता है कि लोगों के एटीट्यूड में एक बदलाव आता है डिसेबल्ड को लेके? जी सर, मुझे लगता है कि ये बदलाव आता है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं है सर। ये बदलाव लंबे समय तक चलता है। हम मैं टोक्यो से जब वापस आया था, तो उस समय मेरा मेडल भी नहीं था, लेकिन उस समय भी कटरा वासी या जम्मू वासी जो भी हमारे हमसे मिले, तो उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि चलो इस बार ना सही, अगली बार सही। तो इस बार जब मेडल आया, तो वो यादें जो 2021 की थी, वो दोबारा उन्होंने हमें रियलाइज़ कराया, उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके लिए दुआएँ की हैं। तो ये सर कल्चर जो है वो बदल रहा है। लोगों का एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ जो उनका बर्ताव था वो बदल रहा है। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं सर, लेकिन सिर्फ़ हमारी मेहनत से नहीं होता है। जो आस-पड़ोस हैं हमारे, उन लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, और मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है, जिसकी शक्ति से हम ये कर पाए हैं। जी। शीतल जी, आपको लगता है कि सोसाइटी बदलती है ऐसे इवेंट से? हाँ जी सर, बिल्कुल बदलती है। अब तो बड़ा कट टू कट बोलती है, ऐसा तो मेरा शो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो कैसे आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स, रिश्तेदारों का? सर मैं अभी तक अपने गाँव नहीं गई हूँ, जब जाऊंगी तो फिर देखते हैं। वो तो वेट कर रहे होंगे ढोल नगाड़ों के साथ, कब आप पहुंचे वहां पे? बिल्कुल सर, वेट कर रहे हैं और फोन भी कर रहे हैं कि कब आओगे, हमें बता दो पहले ही। बट अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो अभी मतलब आप घर क्यों नहीं गए? अब तो काफी दिन हो गए। सर कुछ फंक्शंस हैं ओके। हाँ, वो जिनमें आज हमें। जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो फंक्शंस काफी ज्यादा हो रहे हैं और ये बड़ी प्राउड मोमेंट है, तो यू जी, शुड जी, डेफिनेटली एंजॉय दिस। बिल्कुल। क्योंकि सर आगे। हम लोग जी। जो करके आए हैं उसके लिए किसी को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमें बुलाएगा तो हमें जाना पड़ेगा सर। तो जाना ही इसलिए अभी। चाहिए सर, अभी बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है उससे। बिल्कुल सर। ये बहुत रेयर मोमेंट आती है और यही सेलिब्रेशन का एक टाइम है और लोगों को जागरूक करने का भी है। तो अब आपके बिल्कुल सर। ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है। आगे जी, क्या जी। राकेश जी, आगे के लिए क्या गोल है? सर मैं
आपको बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादा लंबे गोल नहीं बनाता हूँ सर अपनी जिंदगी में, क्योंकि लंबे गोल जब भी मैंने बनाए हैं पिछले कुछ समय, जब स्टार्ट किया था, तो लंबे गोल में मैं हमेशा फेल होता हूँ। तो मैं अपने छोटे छोटे गोल बनाता हूँ। जैसे अभी मेरा गोल आने वाला जो हमारा पैरा नेशनल चैंपियनशिप होगी, सिर्फ उसी पे फोकस है। और उसके बाद जैसे ही आगे कोई नेक्स्ट कंपटीशन आएगा जहाँ हमारे ट्रायल्स वगैरह होंगे, उन पे फोकस होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट कोई कंपटीशन आएगा, तो मैं सिर्फ एक एक कंपटीशन को देखते हुए उसके ऊपर ही अपना गोल रखता हूँ। क्योंकि ज्यादा लंबे गोल बनाने से क्या होता है, आपका ध्यान लंबी जगह चला जाता है, बीच के कंपटीशन आपके छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे कंपटीशन खेलूं, और जो इस बार जो कमी रह गई, जो एक्सपीरियंस की आप कह सकते हैं, या फोकस की आप कह सकते हैं, वो आने वाले, अगर मैं लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक की बात करूं, तो वहां पे मुझे ये जो है वो कमियां फेस ना करनी पड़े। इसके लिए मैं अपने गोल जो है वो छोटे छोटे रखता हूँ। आपके क्या गोल है शीतल जी? मेरे गोल तो सर कुछ भी नहीं होते। मैं सर ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि कुछ भी हो, बस अपने गेम पे फोकस करना है, जो होगा देखा जाएगा। यू गो विद द फ्लो। अच्छा शीतल जी, ये लोगों को थोड़ा बताएं, ये तो खेल की हमने बात की, जो रूटीन वर्क है, आपने क्या कोई ट्रेनिंग ली है और किसने आपको ट्रेन किया है जो आप सारा काम अपनी लेग्स के साथ करती हैं? तो क्या इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है? किसने आपको ट्रेन किया है, या समय के साथ ऑटोमेटिकली आप करती गई हैं? मेरे कोच कुलदीप सर ने मुझे नहीं, ट्रेन खेल किया के है। अलावा बोल रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स के अलावा जो रूटीन वर्क है। हाँ जी। ऐसा सर कुछ नहीं है, बस सर सीखती गई मैं अपने आप ही आ रहे थे सर। अच्छा, तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है किसी चीज की? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बढ़िया, बहुत ही औसम। राकेश जी, जब मैं बाकी प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो जी। उन्होंने मुझे बताया कि हमें हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट से भी, सिविल सोसाइटी से भी, सोसाइटी से भी। जी। लेकिन एक उनका है कि हमें जॉब नहीं मिल रही एज जी। कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो। जी। तो ये एक इशू है क्या आप लोगों के केस में भी ऐसा है? क्या कोई गवर्नमेंट से डिमांड है आप लोगों की कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे बाकी प्लेयर्स को मिलते हैं, जहाँ J&K में रूल्स अलग हैं, या कैसे? सर देखिए, हर एक स्टेट की एक अपनी पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आपको जो है वो कैश प्राइज और जॉब वगैरह मिलती है। तो हमारी स्टेट में भी एक पॉलिसी है, उसके मुताबिक जॉब या जो भी होगा वो, क्योंकि 2014 के बाद हमारे स्टेट में जो है वो पॉलिसी नहीं थी, लेकिन 2022 में वो पॉलिसी लॉन्च हो गई थी। लेकिन अभी सर ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ कि वो पॉलिसी मतलब के हिसाब से चल रही है हमारी काउंसिल या नहीं। तो अभी तक तो सर ये है कि हम लोग गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। वहाँ पे टॉप्स टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिला है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता रहा है, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर आर्चरी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट है सर। लेकिन जम्मू कश्मीर काउंसिल में जो पॉलिसी है, उसके बारे में सर हमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने उसकी तरफ अभी देखा नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हमारा फोकस था, क्योंकि 2023 में कंपटीशन थे, और हम लोग खेलते चले गए, अच्छा परफॉर्मेंस भी आया वहाँ पे। और यहाँ भी जब 2024 में हम लोग इंटर किए, तो पहला कंपटीशन जो दुबई में फरवरी में था, उसके बाद हमारा चेक रिपब्लिक के इवेंट था, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, और हमारा सारा फोकस जो था वो पैरालंपिक पे था, ताकि हम जो दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच है उस पे मेडल लें। और जो भी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके बारे में बाद में सोचें। तो अभी सर फ्री टाइम है, अभी देखेंगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, बात करेंगे, जो भी होगा उसके मुताबिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि J&K गवर्नमेंट हमारा पूरा सपोर्ट करेगी। जब आप खेल रहे होते हैं वहां मैदान में और बहुत शोर होता है, इंडिया 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 इंडिया, जी। तो गूस बम्स आते होंगे उस समय पूरा। तो उस चीज को आप लोग एंजॉय करते हो, या थोड़ा प्रेशर होता है आप लोगों पे? कैसे होता है वो मूवमेंट, कैसी होती है? सर वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, प्रेशर भी होता है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब ऐसे पोडियम पे जब हम लोग चढ़ते हैं जहाँ पे शोरगुल ज्यादा होता है, तो वहाँ के लिए हमें हमारे कोचेस ने हमें कुछ ट्रेनिंग्स दी होती हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, या अपने जो हार्ट बीट है वो बढ़े ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बस वो बेली ब्रीदिंग है, या सुबह सुबह हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हम लोग फोकस अपनी शूटिंग पे कर पाते हैं।
ज्यादा शोरगुल पे फोकस नहीं जाता हमारा, लेकिन एंजॉय काफी करते हैं सर। शीतल जी आप? बस सर, राकेश भाई ने बता दिया, यही है सर सेम। जी चलिए, अब थोड़े से आपसे हम सेलिब्रिटियों वाले सवाल पूछते हैं। तो फिर बताइए आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज ये है कि मैं अब फ्री टाइम में या तो पुराने गाने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाने सुन लेता हूँ, या फिर मेरे फोन में एक गेम है कैंडी क्रश जिसे मैं खेल लेता हूँ। शीतल जी आपकी? यही है सर। सर जो मैं तो राकेश कुछ भैया ने नहीं बोल दिया वही? सर, फ्री टाइम सो जाती हूँ, अगर मिले टाइम तो फिर सीरियल देख लेती हूँ। अच्छा, फेवरेट प्लेयर राकेश जी? सर फेवरेट प्लेयर युवराज सिंह, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। शीतल जी आपके? सेम? नहीं, मेरा विराट कोहली। चलो शुक्र है, कुछ तो डिफरेंस है राकेश भैया से। ओके, फेवरेट डिश? सर मैं फेवरेट डिश में अपना चिकन, मटन, बिरयानी दोनों पसंद करता हूँ। शीतल जी? हाँ जी सर, क्या सेम? मेरा सर चिकन और मेरे को सर और बिरयानी पसंद है। एक प्लेस राकेश जी जहां आप बार बार जाना चाहते हो, फेवरेट प्लेस? सर बार बार मैं सर आपको सच बताऊं, ये आर्चरी एकेडमी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस 2017 से करता हूँ, ये मेरे लिए मंदिर है। और मैं चाहूंगा कि मैं जब तक मेरी शरीर में सांसें रहें मैं यहाँ बार बार आता रहूं। नहीं ये तो ठीक है, वैसे कोई जी फॉरेन में, देश विदेश में कोई घूमने के लिए, ये सर, तो घूमना ऑब्वियस फिरना मेरे को ज्यादा पसंद नहीं, नहीं तो पसंद। ओके, मैं नहीं सर। ओके। शीतल जी जी आप? ऐसे मेरे को भी ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है सर। ओके। एक शख्स जिससे आप मिलना चाहते हो और अभी तक नहीं मिले हो, राकेश जी? सर मैं युवराज सिंह से ही मिलना चाहूंगा, उनसे मैं कभी मिला नहीं, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। कभी जब वो ट्वीट किया आपने? इनको वो तो मिल लेंगे अब आपसे बड़े आराम से, उल्टा वो पता नहीं मिलना सर, चाहेंगे आपसे अब। पता नहीं सर कैसे होगा, पर मैं चाहूंगा कि एक बार उनसे मिलना। शीतल जी आप? मैं चाहूंगी सर कि मैं विराट कोहली से मिलूं। विराट कोहली से मिलना चाहती हैं? ओके। फेवरेट एक्ट्रेस राकेश जी? अब ये मत बोलना कि शौक नहीं है। नहीं नहीं सर, मूवीज देखता हूँ मैं, दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। और आपके लिए फेवरेट एक्टर शीतल जी? मैं तो सर मूवी नहीं देखती। अरे सीरियल देखते हो, सीरियल का बता दो। अरे सर, सीरियल तो ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ कुछ। अच्छा, कोई पर्टिकुलर भी नहीं है सीरियल भी? क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए राकेश जी? सर जो भी आपके लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, या हमारे दिव्यांगन भाई बहन हो, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाएं, ताकि वो अपनी जन्मभूमि यहाँ पैदा हुए, हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर, हमारा भारत देश का नाम रोशन करें, और देश के लिए भर भर के मेडल लाएं, और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें सर। शीतल जी? बस भैया ने तो बता ही दिया, वही जी बस। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में डालें, पढ़ाई भी जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है, और अच्छा करें। मैं चाह रहा था कि आपके कोचेस के बारे में भी कुछ आपसे जाने, लेकिन आपने काफी डिटेल में बता ही दिया है कि एक काफी उनकी मेहनत रही है आप दोनों के करियर में। तो कुछ और आप कहना चाहेंगे अपने कोचेस के लिए? सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कोचिस ने हमें हमेशा, जैसे मैं 2017 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा हमें प्रेफरेंस दी है, हमारी ज़रूरतों को समझा है हमें। सर मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्टार्ट किया था आर्चरी, तो मुझे अच्छी तरह से शूट करने के लिए सर मुझे व्हीलचेयर से उठा के चेयर पे बिठा के और खुद व्हीलचेयर पे बैठ के मुझे सिखाते थे कि राकेश ऐसा करना है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है मेरे। और सर मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो मेरे लिए तो सर 3 ही ऐसे भगवान हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। पहला, जो मैं अपनी माँ को मानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ से बड़ा भगवान मेरे लिए और कोई नहीं। दूसरा सर मेरे पिता, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और तीसरे मेरे कोचिस, जो मेरे लिए भगवान है। और चौथा सर, यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम पे है ही। तो सर जब इतने सारे भगवान हमारे साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की जरूरत है। हम सिर्फ आगे ही बढ़ना हमने सीखा है और आगे ही बढ़ते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे शीतल जी अपने कोचेस के लिए, अपने बस पेरेंट्स के लिए? भैया ने कह दिया सर, बस मेरा भी
ये जो इंटरव्यू है ना, लोग बार बार सुनेंगे आपके इसी डायलॉग के लिए। बस भैया ने कह दिया। चलिए, मैं बहुत तो अच्छा। जी। मुश्किल लगता है सर मुझे इंट्रो देना, उतना मुश्किल तो हमारा मेडल जीतना भी नहीं लगता है मुझे। अरे, इसकी तो आप आदत डालनी चाहिए। अब सेलिब्रिटी हैं, अब कैसे चलेगा अगर इंटरव्यू नहीं देंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? अब आपके माध्यम से मैं इसको एक चीज बताना चाहूंगा सर कि जी। इसको ऐसा लगता है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और पोडियम पे जाके अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए, तो आपको 100 200 500 लोगों के बीच में खड़े होकर बिना माइक के आप बात कर पाओ, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो आप दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे खेल के मेडल जीत पाओगे बिना प्रेशर के। और उससे भी आगे जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जी आप ब्रांड एम्बेसडर है इस कम्युनिटी के, तो आपको जी जी बोलना ही पड़ेगा। आपको लोगों को बताना ही पड़ेगा अपनी कम्युनिटी के लिए। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने सेक्टर के लिए आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे क्या चैलेंजेस हैं, हम कैसे ओवरकम करते हैं, क्या हम सोसाइटी से चाहते हैं। तो राकेश जी जी जी। आपके साथ हैं। राकेश जी, ऐसा करते हैं, अगली इंटरव्यू मैं और आप देंगे और शीतल जी लेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम प्रीटी श्योर कि लाखों लोग इस इंटरव्यू से मुतासिर होंगे, आपकी लाइफ जर्नी से प्रभावित होंगे, स्पोर्ट्स में आएंगे, और जैसे आपने भारत के तिरंगे को लहराया है उसी तरह वो भारत का नाम रोशन करेंगे और हमारे तिरंगे को विश्व के हर कोने में लहराएंगे। रेडियो उड़ान को जय टाइम माता देने दी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। जय माता दी। तो लिस्टनर्स, आज बात की हमने राकेश जी और शीतल जी से। कैसा लगा आपको शो? बहुत ही इंस्पिरेशनल शो है ये, लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और प्लेयर के साथ, किसी और शो में। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?